हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा एलटी ग्रेड का जो पेपर हुआ था 29 जुलाई को, उसका मैं पेपर सॉल्व कराने जा रही हूँ आप लोग के सामने। तो ध्यान से देखिएगा और अगर कोई गलतियाँ हो तो माफ़ करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर की मुझे मिला नहीं है। मैंने ये सर्च करके ही एक एक क्वेश्चन सर्च किया है और बहुत मेहनत की है इस पेपर के लिए। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा और देखने से पहले प्लीज़ मेरे अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इनमें से कौन छापाकार नहीं है? 31 अमंगस्ट द फॉलोइंग हु इज़ नॉट अ प्रिंट मेकर। आंसर है ए रेम्ब्रांड, विलियम ब्लैक, पाब्लो पिकासो, थियोडोर जेरी कॉल्ट। तो रेम्ब्रा, विलियम ब्लैक और पाब्लो पिकासो सब ने पेंटिंग और प्रिंट मेकिंग में काम किया है, लेकिन थियोडोर जेरिकॉल्ट जो हैं, इन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिसमें ईचिंग वर्क हो, ठीक है। इन्होंने कभी भी ईचिंग वर्क नहीं किया है, इसलिए छापा चित्रकार के रूप में इन्हें नहीं जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। फ्रेस्को ब्रूनो पद्धति में लाइफ ऑफ मेडिवल सेंट किसने चित्रित किया है? हु पेंटेड लाइफ ऑफ मेडिवल सेंट इन फ्रेस्को ब्रूनो टेक्निक? राजा रवि वर्मा, विनोद बिहारी मुखर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर इज बी, विनोद बिहारी मुखर्जी। मध्यकालीन हिंदू संत पुल, जंगल मंदिर का घंटा, इनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियां हैं, ठीक है। विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म 1904 में हुआ था और 1980 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म बंगाल के बहेला नामक स्थान पर हुआ था। 1917 में ये शांति निकेतन पहुँचे और 1919 से उन्होंने वहाँ पर कला का अध्ययन आरंभ कर दिया। विनोद बिहारी जी नंदलाल बसु के अत्यंत प्रतिभाशाली विद्यार्थी में से एक थे, इसीलिए 1925 में उन्होंने वहाँ पर अध्यापन कार्य भी स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। इनके ऊपर सत्यजीत रे ने एक चलचित्र भी बनाया था जिसका नाम था इनर आइज, ठीक है। तो करके ऐसे एक सत्यजीत रे ने इनकी ऊपर एक मूवी भी बनाई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। टाइपोग्राफी का प्राथमिक साज सामान क्या है? व्हाट इज़ द बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन द टाइपोग्राफी? ऑयल ब्रश, ईजल, पैलेट, नाइफ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ऑयल ब्रश, ईजल, पैलेट, नाइफ, ये सब चीज़ें टाइपोग्राफी में कोई यूज़ नहीं होता। टाइपोग्राफी में रोटरिंग पेन यूज़ होता है। राइट आंसर इज डी, रोटरिंग पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। कपड़ों पर की जाने वाली चित्रकारी में कौन से रंग सामान्यतः प्रयुक्त किए जाते हैं? जनरली व्हाट sort of colors are employed while painting on cloths? राइट आंसर इज ए, एक्रेलिक रंग। तैल रंग भी नहीं होता, पोस्टर भी नहीं होता, जल रंग भी नहीं होता। राइट आंसर इज ए, एक्रेलिक कलर्स। 35। कोलाज माध्यम का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? कोलाज माध्यम का सबसे सर्वप्रथम प्रयोग पिकासो और ब्रॉक के द्वारा किया गया है। भित्ति चित्रण किस धरातल पर किया जाता है? भित्ति चित्रण कैनवस, भित्ति, ताड़पत्र, कागज। तो आप समझ सकते हैं भित्ति पे किया जाता है, वॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 37। त्रिआयामी आभा युक्त चित्र होता है। त्रिआयामी आभा युक्त इम्पेस्टो को कहते हैं। द पेंटिंग विथ 3 डायमेंशनल अपीयरेंस इज इम्पेस्टो। इम्पेस्टो एक ऐसी तकनीक होती है जो कि इम्पेस्टो एक ऐसी तकनीक होती है जो उभारदार, एक तरह से पैलेट नाइफ से कभी कभी कलाकार क्या करते हैं कि डायरेक्ट ट्यूब से रखकर कैनवस पर नाइफ से उसको मिक्स करता है, जो सतह पर उभरा हुआ दिखाई देता है। विशेष रूप से क्या होता है, विशेष रूप से इसका आप देखेंगे वॉन गॉग की पेंटिंग में इस तरह के चित्र दिखाए गए हैं। मतलब चित्र जो उनकी टेक्निक थी वो एक तरह से इम्पेस्टो तकनीक थी। उन्होंने अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इम्पेस्टो का इस्तेमाल किया था। इसकी एक और विशेषता होती है कि इम्पेस्टो त्रिआयामी इम्प्रेशन व्यक्त कर सकता है। रेम्ब्रांड, हॉल्स और वेलास्क्यूज जैसे बैरो पेंटर्स ने बारीकी से और दर्दनाक ढंग से रेखांकित या झुर्रीदार त्वचा कपड़े में गुण या आभूषणों की चमक के लिए चित्रित करने के लिए इम्पेस्टो का उपयोग किया है। इसका एक आप लोग को चित्र भी दिखाऊंगी वॉन गॉग का, द स्टॉर्मी नाइट।
ये है वैन गॉग का स्टॉर्मी नाइट। इन्होंने ब्रश को मिक्स करके कलर को नहीं लगाया है, इन्होंने बहुत ही उभारदार, ये जो टेक्सचर दिख रहे हैं ये एक तरह से कलर के टेक्सचर हैं जो बड़े ही सुंदर और बहुत ही प्रतिभाशाली। इनका एक वैन गॉग का एक और सूरजमुखी का फूल है, उसमें भी ऐसे ही इन्होंने इम्पेस्टो का टेक्निक दिया था। तो इम्पेस्टो आप लोग के समझ में आ गया होगा कि एक तरह से उभारदार तकनीक को इम्पेस्टो कहते हैं। प्रथम तकनीकी छपाई कहाँ से शुरू हुई? कोचीन, गोवा, कोलकाता, चेन्नई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। द फर्स्ट आर्ट प्रिंटिंग फर्स्ट इंटर्ड इनटू थ्रू गोवा इन द लेटर टू सेंट। ये एक इनके द्वारा 30 अप्रैल 1556 में 1556 में 30 अप्रैल को ये आई थी, ठीक है। और इसके फादर गोस्पर कैलेजा स्पीक्स ऑफ द शिप्स कार्विंग्स अ प्रिंटिंग प्रेस सेटिंग सेल फॉर एब्सिनिया फ्रॉम पुर्तगाल। ये पुर्तगाल से आई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी इकाई माप किसके लिए है? सी इकाई माप जो होती है वो क्यूबिक सेंटीमीटर, इसका फुल फॉर्म है क्यूबिक सेंटीमीटर। सी ये न्यूज़पेपर के एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लीनो कट छापाकार चित्त प्रसाद का जीवन समय क्या था? लीनो कट चित्रकार जो चित्त प्रसाद थे वो 21 जनवरी 1913 से इनकी डेथ हुई थी 13 नवंबर 1978 में। इन्होंने प्रिंट मेकिंग को प्राथमिकता दी थी, ठीक है। इनके द्वारा लिखी पुस्तक कौन सी थी? हंगरी बंगाल जो, और इनकी एक चित्र भी थी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक दुर्लभ चित्र इन्होंने 1940 में बनाया था, ठीक है दोस्तों। तो ये था छापाकार चित्ता प्रसाद का जीवन समय। राइट आंसर इज ए 1913 से 1978। इन्होंने छापाकार में, जैसे कि यहाँ लिखा है, लीनोकर छापाकार के रूप में इन्होंने कार्य किया है। किस माध्यम में रोगन करना अनिवार्य है? पेस्टल माध्यम में। राइट आंसर इज बी, पेस्टल माध्यम में रोगन करना अनिवार्य होता है। गगनेंद्र नाथ टैगोर ने घनवादी चित्र किस तकनीकी के में किए थे? वैसे तो गगनेंद्र नाथ ने जितने भी चित्र किए हैं, कोई वॉश टेक्निक में किया है, कोई टेम्परा में किया है, कोई ऑयल में किया है। इनका मेन पर्पस था, ये घनवादी चित्रकार थे। ये भारत के सबसे पहले अमूर्त कलाकार, अमूर्तन के कलाकार और घनवादी कलाकार के रूप में गगनेंद्र नाथ टैगोर को माना जाता है। इन्होंने स्याही भी रेखांकित किया है, स्याही से भी रेखा चित्र किया, टेम्परा, जल, तैलीय, ये सारे वॉश टेक्निक भी इन्होंने यूज़ किया है अपने चित्रों में। लेकिन जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये टेम्परा में। जो घनवादी चित्र तकनीक थी ज़्यादातर इन्होंने टेम्परा में किया है। गगनेंद्र नाथ का एक टेम्पल क्यूबिस्टिक चित्रण है जो वॉश और टेम्परा में है, और ज़्यादातर इनके चित्र टेम्परा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। मोहनजोदड़ो की नर्तकी किस तकनीकी में कास्ट की गई है? मोहनजोदड़ो की तकनीकी है वो ढोकरा कास्टिंग में की गई है। राइट आंसर इज डी, ढोकरा कास्टिंग। ढोकरा कास्टिंग तो एक लोकल लैंग्वेज के रूप में माना जाता है जो बंगाल के ढोकरा प्रजाति के नाम पर पड़ा, जिन्होंने ये टेक्निक जो करते थे। वैसे इसका जो साइंटिफिक और रियल नेम है, इसको लास्ट वैक्स कास्टिंग कहते हैं, जो मोम को पिघला के किया जाता है, ठीक है। तो ये है ढोकरा कास्टिंग। जो मोहनजोदड़ो की नर्तकी की मूर्ति बनी थी, जो कांसे में बनी है, वो ढोकरा कास्टिंग में बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44। आधुनिक चित्रकार यामिनी राय की चित्रकला कौन सी चित्र विधा से प्रेरित है? आधुनिक चित्रकार यामिनी राय की चित्रकला कालीघाट के पटचित्रों से प्रेरित हुई है। यामिनी राय का जन्म कहाँ हुआ था? बांकुरा जिले में बेलियातोड़ नामक गांव में हुआ था 1887 ईस्वी में, और इनके पिता प्रतिष्ठित जमींदार थे, और ये गांव के हर वर्ग से मिलते जुलते थे। मिट्टू के और काठ के खिलौने तथा चित्रकारी इनकी
प्रति इनका झुकाव बढ़ने लगा। जब इनका झुकाव बढ़ने लगा तब इन्होंने चित्र भी करना स्टार्ट किया और खिलौने, गुड़ियों, पूजा और मूर्तियों तथा पट्टचित्र बनाने वाले कुम्हार, बुनकर, बढ़ई तथा पटुओं के प्रति इनका आकर्षण बढ़ने लगा और इनके साथ साथ ये चित्र भी चित्रित करने लगे। उसके बाद ये दिल्ली आ गए और वहाँ पे पहले इन्होंने कुछ कला की शिक्षा ली और कला की शिक्षा लेने के बाद दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद इन्होंने दिल्ली शिल्पी चक्र नामक एक संस्था का सूत्रपात किया और 1955 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि प्रदान की थी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पद्म भूषण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालीघाट का पट्टचित्र। दोस्तों एक चीज़ इनके बारे में याद कर लेना है कि 1955 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1955 में या पद्म भूषण यामिनी राय को कब दिया गया या 1955 में पद्म भूषण किसे सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कहाँ के कलाकारों ने विकसित किया है? Who propounded the concept of principle of golden sections? राइट आंसर इज ए ग्रीक, यहाँ पे हिंदी में ए यूनान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवी प्रसाद राय चौधरी ने कहाँ शिक्षण कार्य किया? देवी प्रसाद राय चौधरी ने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट में अपना शिक्षण कार्य किया है। नेक्स्ट राइट आंसर इज सी, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट। ठीक है, ये है इन्होंने सन 1929 ईस्वी में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट मद्रास में अधीक्षक बन गए और बाद में वहाँ के प्रिंसिपल बने और वहीं उसी पद पर रहते हुए 1957 ईस्वी में ये सेवानिवृत्त भी हो गए थे। 1953 में ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम चेयरमैन के रूप में देवी प्रसाद राय चौधरी को नियुक्त किया गया था, चेयरमैन के रूप में चुने गए थे ये। ठीक है, 1953 में ललित कला अकादमी नई दिल्ली 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी, तभी ये पहले चेयरमैन के रूप में वहाँ पे नियुक्त किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47। कला का वह कौन सा तत्व है जिससे किसी चित्र में धरातल के गुण की अनुभूति होती है? रंग, पोत, रूप, रेखा, कलर, टेक्सचर, फॉर्म, लाइन्स। नेम ऑफ द एलिमेंट ऑफ आर्ट विच एवोक्ड द फीलिंग ऑफ सस्पेक्स फीचर इन अ पेंटिंग। तो ये जो धरातलीय गुण किससे पता चलता है? ये पोत से पता चलता है। राइट आंसर इज बी, पोत। ठीक है, रंग, रूप, रेखा ये सब चीज़ें तो धरातल की उनकी ये जो गुण होते हैं, लेकिन जो पोत होता है वो टेक्सचर होता है। जैसे कैनवस के कपड़े का अलग टेक्सचर होता है जिसको हम उसको पोत कहेंगे। ठीक है, तो धरातलीय गुण पोत से होता है। सैंग्विन क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन 48। सैंग्विन क्या होता है? सैंग्विन एक रेखांकन हेतु लाल रंग का चौक होता है। राइट आंसर इज डी, रेखांकन हेतु लाल रंग का चौक। सैंग्विन या लाल चौक होता है या लाल भूरा रंग का चौक होता है, इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि यह सूखे खून के रंग जैसा दिखता है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल दिखाऊंगी मैं जो लियोनार्डो दा विंची ने भी अपना किया है इसमें, और ये है सैंग्विन। सैंग्विन में लियोनार्डो दा विंची ने इसमें अपना सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया है। इसमें क्या होता है कि ये जो चौक होता है वो कलरफुल होता है, रेड ब्राउन के कलर में होता है और इसका जो शीट जो यूज़ करते हैं ये भी कलरफुल ही होता है। तो उस कलर से यूज़ करने को इस टेक्निक को सैंग्विन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यूरोस्कुरो शब्द का अर्थ है फूलों पर तीव्र प्रकाश, सप्तवर्णी प्रकाश, एक चित्र में प्रकाश एवं छाया, भूदृश्य चित्रण। द वर्ड क्यूरोस्कुरो मीन्स हाई लाइट ऑन फ्लावर्स, 7 क्लाउड कलर्ड लाइट्स, लाइट एंड शेड इन अ पेंटिंग, लैंडस्केप पेंटिंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, एक चित्र में प्रकाश एवं छाया, लाइट एंड शेड इन अ पेंटिंग। ठीक है दोस्तों, तो क्यूरोस्कुरो के बारे में मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया है। इसका लाइट एंड डार्क शेड होता है
जो चित्र में एकदम से लाइट और एकदम से डार्क, सेकंड टोन, मीडियम टोन का ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, उस पेंटिंग को क्यूरस्कुरो कहते हैं। ठीक है। भारत में कोलाज प्लेट पेंटिंग प्रक्रिया किसने शुरू किया? राइट आंसर इज ए, कंवल कृष्ण ने। कंवल कृष्ण ने प्रिंटिंग प्रक्रिया में बहुत ही एक्सपेरिमेंट किए हैं। इन्होंने कोलाज प्लेट प्रिंटिंग भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, वर्जिन स्पेस क्या है? व्हाट इज़ वर्जिन स्पेस? वर्जिन स्पेस को रेड स्पेस या लाल धब्बा, आकाश, रंगीन भूमि, खाली अंतराल। राइट आंसर इज डी, खाली अंतराल। वर्जिन स्पेस में ब्लैंक स्पेस। मात्र काला और सफ़ेद रंग में बना एक बड़ा चित्र है, क्या है? एक वर्णीय, बहुवर्णीय, वर्ण शून्यता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज सी, वर्ण शून्यता, क्योंकि काला और सफ़ेद को वर्ण शून्यता कहते हैं। ठीक है, एक्रोमैटिक कलर कहते हैं। निम्न में से कौन सा अभिकथन सही है? रेखांकन मूर्ति बनाने से अधिक महत्वपूर्ण है। रेखांकन चित्रकला का व्याकरण है। सिर्फ चित्रकला महत्वपूर्ण है। आधुनिक कला में मात्र रेखांकन महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर इज बी, रेखांकन चित्रकला का व्याकरण है, क्योंकि चित्रकला और रेखांकन एक दूसरे के पूरक हैं। अगर रेखांकन है तो चित्रकला है, और चित्रकला है तो रेखांकन अवश्य है। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी, रेखांकन चित्रकला का व्याकरण है। ड्राइंग इज अ ग्रामर ऑफ पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, चित्रण के लिए किस आकार प्रकार के ब्रश प्रयोग किए जाते हैं? राउंड, फ्लैट, फिल्बर्ट। राइट आंसर इज डी, उपयुक्त सभी। चित्रण के लिए ये सभी आकार के चित्र यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। अजंता भित्ति चित्र सर्वोत्तम उदाहरण है। अजंता भित्ति चित्र किस चीज़ का सर्वोत्तम उदाहरण है? फ्रेस्को का। मिश्रित माध्यम, ग्राफिक कलाओं का, फ्रेस्को का, लोक कला का। तो राइट आंसर इज सी, फ्रेस्कोस का। अजंता भित्ति चित्र सर्वोत्तम उदाहरण है किसका? फ्रेस्कोस का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56। इनमें से किस दार्शनिक के समय काल का विवरण उनके अनुरूप सही नहीं है? तो दोस्तों ये बहुत ही ऐसे इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही लंबे चौड़े होते हैं, क्योंकि आपको सारे जो जितने दार्शनिक हैं सबके समय काल को याद करना पड़ेगा, और उनके समय काल के हिसाब से उनको ये पता करना पड़ेगा कि किसका सही नहीं है। तो गेथे जो हैं, गेथे हैं 1749, और W.V. हैम्बल्ट ये हैं 1767 से 1835। फेचे हैं 1750 टू 1798, और एफ शिलर हैं 1759 टू 1805। तो गेथे जो थे, योहान वुल्फगांग फॉट गेथे, इनका पूरा नाम है योहान वुल्फगांग फॉट गेथे। ये 28 अगस्त 1749 से 22 मार्च 1832 में जर्मनी के लेखक और दार्शनिक और विचारक थे। इन्होंने कविता, नाटक, धर्म, मानवता और विज्ञान जैसे विविध क्षेत्रों में कार्य किया था। तो ये सही है। ठीक है, ए सही है। W.V. हैम्बोल्ट का देखते हैं। ये हैं हैम्बोल्ट दार्शनिक, ये भी थे। 22 जून 1767 मतलब 1767 टू 1835, ये भी सही है। ये एक जर्मनी दार्शनिक थे, भाषा विज्ञानी और तत्कालीन सरकार के प्रशासक भी रहे। इनका योगदान तत्कालीन शिक्षा नीतियों को निर्मित करने में रहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है फिक्टे का समय काल क्या था? फिक्टे का समय काल जो भी रहा हो, बट ये नहीं, सॉरी, 1762 से 1814। तो फिक्टे का ये समय काल जो है 1750 टू 1798, ये गलत है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। फिक्टे का समय काल जो था वो था 19 मई 1762 में इनका जन्म हुआ था, और 27 जनवरी 1814 जर्मनी की ये दार्शनिक थे। ठीक है। और इसका जो लास्ट है एफ शिलर, ये इनका जन्म कब हुआ था? ये 1759 टू 1805, ये सही है। जर्मन भाषा के ये कार्य दार्शनिक, इतिहासकार और नाटककार थे। तो राइट आंसर इसका फिक्टे सही हो जाएगा। फिक्टे इसके इसमें गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर सी। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो ये मेरा 56 तक का ये क्वेश्चन हो गया, और मैं इसके आगे के क्वेश्चंस पार्ट बाय पार्ट लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, वॉच माय वीडियो, और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, तो कीप स्टडिंग, बाय।